हेलो जी, नमस्कार, जय हिंद। आम आदमी पार्टी कार्यालय जयपुर राजस्थान से मैं पहली बार लाइव हो रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये समाचार मिला। हमारे मीडिया प्रभारी देव जी ने बताया कि कल फेसबुक पे हम लाइव हो रहे हैं 12:15 बजे, और बड़ा अच्छा लगा आप सबकी ये तमन्ना कि फेसबुक पे लाइव आके हम बातें करें। आपके सवाल, आपके जवाब, जो भी बहुत सारी शंकाएं होती है मन में, हम पूछ नहीं पाते, कह नहीं पाते, कुछ हमारे दिमाग में, दिल में कहीं से कुछ पढ़ लिया वही बैठ जाती है। तो आज हम सारी बातें क्लियर करेंगे। मैं सिर्फ आपसे बातें करने ही आया हूँ स्पेशली। और बात बात में हम अपनी पार्टी के क्या हमारी योजनाएं हैं, क्या करने का विचार है, क्या हम सोच रखते हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और इससे संबंधित जो भी कोई आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें, और मैं कोशिश करूँगा उसको जवाब देने की। मेरा जो कैरियर रहा है डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, तहसील पीलीबंगा, गांव 18 SPD, और वहीं मेरी पढ़ाई हुई। श्री गंगानगर में कपड़ा मिल में नौकरी की। उसके बाद में थिएटर से जुड़ा, तो थिएटर करने का मुझे बड़ा शौक़ था। मैं चंडीगढ़ पहुंचा, चंडीगढ़ से मुंबई आया, लाफ्टर शो, कॉमेडी सर्कस, फिल्में, सोशल मेरा काफ़ी रुचि रही मुझे शुरू से ही। मैं लगभग 5000 लोगों के आँखों का ऑपरेशन करवा चुका हूँ अब तक। स्पाइन इंजरी पेशेंट के लिए हम बहुत काम करते हैं। अभी भी कैंप लग रहा है हमारे गांव में, तो लगभग 15 पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करेंगे 15 दिन। प्याऊ, गौशाला, तो इस तरह के छोटे छोटे काम से मुझे बहुत शौक़ था। और हमारे हरियाणवी राजस्थानी मिक्स कहावत है जो हनुमानगढ़ गंगानगर में चलती है कि रुंडे ने खुंडो आप ही ढूंढ लिया। तो मुझे भी कुछ सेवाभावी लोग मिले, और वो सेवाभावी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। राजनीति करना, कुर्सी पे बैठना, ये उनके लिए सेकंड काम था। पहला था मानव सेवा, जो मेरी इच्छा थी। तो जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज 25 तारीख है। पिछली 25 तारीख को, 1 महीने पहले, इसी ऑफिस, ये राजस्थान जयपुर के ऑफिस से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। आप जितने भी ब्रदर भाई लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल आते जाएंगे, हम आपको उसके जवाब, आपकी जिज्ञासा का जवाब हम देते जाएंगे। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस तरह के रूबरू होना। मैं मेरे पेज से, आईडी से जब भी दर्शकों से लाइव होता हूँ और उनके सवाल, उनके जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ, तो उस मोटिवेशन में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो जैसे जैसे मेरे पास नाम आने शुरू होंगे, मैं आप सबके नाम भी बोलता रहूँगा कि आप सबका मैं स्वागत कर सकूँ तहे दिल से। अभी एक सवाल ख्याल लीजिए आया है कि कल हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जी, उसके छात्रों के आंदोलन को लेकर, और लगातार राजस्थान में जो है एक मुद्दा बना हुआ है रोजगार। कोई भी भर्ती सरकार ठीक से करवा नहीं पा रही है। तो इसका क्या समाधान आपको नज़र आता है कि रोजगार को लेकर के सरकार को क्या करना चाहिए? इस चीज़ का समाधान क्या है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। रोजगार के लिए संघर्ष सारी करते हैं, लेकिन रोजगार का समाधान क्या है? हमारे साथ संदीप जिंदल जी जुड़े हुए हैं, सुनील धायल जी जुड़े हुए हैं, संदीप जलंधरा जी जुड़े हुए हैं, और कपिल चावला जी हैं, दीपेश देवर जी हैं, और दीपेश लखोटिया जी हैं, शिव व्यास जी हैं, चरणजीत दास जी हैं, गुंजन शर्मा, संदीप जलंधरा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बड़ा अच्छा सवाल आया है कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ राजस्थान में बेरोजगार लोगों को लेके, और रोजगार की क्या संभावना है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी संभावना ट्रांसपोर्ट, राजस्थान रोडवेज। आज राजस्थान रोडवेज में भर्ती निकले हुए 10 साल हो गए। आपने 4 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि जयपुर से कोटा एक ड्राइवर 80 बच्चों को लेके गया। उन बच्चों के एग्ज़ाम था, जो अभी पेपर लीक हुआ है, उसी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो 80 बच्चों को जो ड्राइवर रोडवेज की बस से लेके गया, उसने 28 घंटे ड्यूटी करी। वो कोटा से बस लेके चला था
12 घंटे बाद यहाँ पहुँचा जयपुर। जयपुर से ठीक आधे घंटे बाद उसकी वापस ड्यूटी लगा दी गई। अब आप देखिए जो 28 घंटे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसको कितना बेबस होगा, कुछ भी हादसा हो सकता है हमारे युवा बच्चों के साथ। क्यों कि ड्राइवर की कमी, कंडक्टर की कमी, कोई भी वर्कशॉप में मिस्त्री नाम की चीज़ नहीं है। तो राजस्थान रोडवेज को सुधारने के लिए सबसे पहले सरकार जो ITI होल्डर हैं जितने भी बच्चे, उनको वहाँ रोडवेज डिपो में नौकरी दें, रोडवेज बसों को सुधारा जाए, उसके बाद ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती की जाए, वहाँ पे नौकरी दी जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। और जो प्राइवेट बसें RTO DTO कुछ % कर्मचारी ऐसे हैं जो रिश्वत से, भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं, उनको पैसे दे के वो आगे रोड पहले अपना रूट लगवाते हैं, रोडवेज पीछे पीछे खाली चलती है। वो अगर रिश्वतखोरी बंद हो जाए, वो भ्रष्टाचारी बंद हो जाए, तो राजस्थान रोडवेज फायदे में आएगी, जैसे दिल्ली रोडवेज फायदे में आई है और उन 300 करोड़ के फायदे में आई, उससे महिलाओं की टिकट फ्री होगी। पहला रोजगार राजस्थान रोडवेज। दूसरा रोजगार, अगर हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलती है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, और राजस्थान की भाषा को मान्यता नहीं है, अगर ये मान्यता मिलती है तो प्राइमरी स्कूलों में राजस्थानी टीचर, सेकेंडरी स्कूलों में राजस्थानी टीचर, उसके बाद कॉलेज में लेक्चरर, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उस भाषा को के जो विद्वान है उन लोगों का बहुत बड़ा रोजगार हो सकता है। जिस भाषा को मान्यता मिलेगी वहाँ का कलेक्टर, वहाँ का RS ऑफिसर, SDM तहसीलदार उस भाषा का जानकार होना ज़रूरी है। हमारे साथ कई बार हुआ है, हमारे उड़ीसा के एक कलेक्टर साहब आए थे हनुमानगढ़ में, तो उनको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन हमारे वहाँ रहने वाले लोगों को भी हिंदी नहीं आती। वो मारवाड़ी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, बागड़ी बोलते हैं, लेकिन हिंदी नहीं बोल पाते। किसान, मजदूर, अब वो कलेक्टर के पास समस्या कैसे लेके जाएंगे? वो कलेक्टर और वो मजदूर एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते। तो उस भाषा में बहुत बड़ा रोजगार है। ऐसे ही टूरिज्म में बहुत बड़ा रोजगार है। अगर हमारे यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, उससे सरकार को इनकम होगी बहुत बड़ी। होटल हॉस्पिटलिटी है जो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट की, उसके अंदर बहुत बड़ा रोजगार है। कितनी कंपनियां हैं जो कारपोरेट शोज करवाती है, उनकी मोटिवेशन मीटिंग होती है। अगर वो चीज़ें राजस्थान में लाई जाए तो कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। तो जी ख्याली जी, ये एक अच्छा एक सवाल मतलब था जिसका अच्छा शानदार आपने जवाब दिया। ख्याल जी, आज दैनिक भास्कर में एक बड़ी खबर छपी है फ्रंट पेज पे जी कि भ्रष्टाचार राजस्थान के हर विभाग में आज मौजूद है। कहीं भी जनता जाती है, काम होते नहीं है। जी जी। दूसरी ओर आज पंजाब सरकार ने कल एक बहुत अच्छा एक फैसला लिया कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के महज आरोपों पर बर्खास्त कर दिया। जी। जाँच उसकी होगी, उसको जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर राजस्थान है जहां हर रोज IAS IPS गिरफ्तार तो होते हैं, भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं होती, उनकी आगे कार्रवाई नहीं होती है। पेपर लीक हो जाता है, भ्रष्टाचारियों को वो जेल से छूट जाते हैं। तो इस पे क्या इस चीज़ का समाधान आपको नजर आता है? क्या आम आदमी पार्टी इस पे कर सकती है? बहुत 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 अच्छा सवाल है कि आज जो खबर लगी है, उससे पहले मैं MSD ढिल्लो साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेधड़क न्यूज़, मैंने पहले भी बताया था कि न्यूज़ चैनल अब खुल के अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124 से पोस्टपोन कर दी है। MSD ढिल्लो साहब हैं, सुनील चौहान जी, ललित गहलोत साहब हमारे बीच। ख्याली जी, पेपर लीक मुद्दे पर आपकी पार्टी क्या करने वाली है? आपका सवाल भी बहुत अच्छा है, इसके बाद मैं आपका सवाल लूँगा। सचिन सूद गुजर साहब हमारे साथ है, चरणजीत दास जी, दीप सिंह सरदिल जी, नमस्कार। संदीप शेरदिल अनूपगढ़ विधानसभा से। ख्याली जी, आप श्री गंगानगर जिले से आते हैं, तो आपको क्या लगता है पंजाब में सरकार बनने के बाद राजस्थान में आम आदमी पार्टी की एंट्री का द्वार श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से खुलेगा? ये भी मैं आपको जवाब दूंगा अभी जल्दी। दीपेश सखोटिया जी और दीपेश कुमार जी और प्रदीप बेनीवाल जी, चरणजीत जी, आप सब, सरवण डेलू जी, वीरेंद्र चौधरी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लगभग एक जैसे ही सवाल है। उससे पहले सवाल आया कि आज भास्कर के सबसे पहले फ्रंट पेज पे जो फोटो लगी है कि पंजाब में भ्रष्टाचार की नकेल कसने के लिए वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को ना कि सस्पेंड किया, जेल भेज दिया। हमारे यहाँ उसी के नीचे बड़ी खबर लगी हुई है भास्कर में कि राजस्थान भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। IAS IPS तहसीलदार, थानेदार, पटवारी, गिरदावर, कोई उससे वंचित नहीं है। हालांकि ACB रोज कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो रिश्वत लेने वाले हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताऊं। रिश्वत देने वाला सिर्फ सरकार के नुमाइंदों को रिश्वत नहीं देता, वो विपक्ष के लोगों को भी रिश्वत देता है ताकि वो आवाज ना उठाए। आज कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, उनकी जिम्मेदारी है यहाँ के भ्रष्टाचार को रोकना, लेकिन वो विपक्ष
जो बीजेपी को काम करना चाहिए, विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, उनके लोग भी MP MLA हारे हुए जीते हुए जो भी हैं वो भी रिश्वत लेके घर बैठ जाते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। पेपर लीक की जो अभी बात करी, कल हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ पेपर लीक को लेके, तो बीजेपी का काम था, ये बीजेपी विपक्ष पार्टी है कि वो इस मामले में प्रोटेस्ट करती, सरकार को जगाती, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन वो किस मुंह से करें? जब उनकी सरकार थी तब 15 बार पेपर लीक हुए थे। आज गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 19 पेपर लगातार लीक हुए हैं, नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, उसके 17-18 पेपर लीक हो गए, नंबर 1 पे आने वाली है। अब ये जो भ्रष्टाचार है इसको जड़ से खत्म करने के लिए एक ईमानदार माहौल, ईमानदार सरकार होनी जरूरी है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक, कि हमारे ठेका है, शराब का ठेका, जो राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है। हमारी टाइमिंग है कि सुबह 8 से 8 खोलना चाहिए। आप किसी भी ठेके के आसपास चले जाइए, 8 बजे से रात को 10-11 बजे तक आपको शराब मिल जाएगी, 20-30 रुपये फालतू लेंगे। मैंने उन ठेकेदारों से बात की, मगर यार ये 8 बजे से 3-4 घंटे में आप कितनी बेच लेते हो? 2000, 3000, 4000 कितना बचता होगा आपको? 200, 400, 500। उसके बदले में आबकारी को महीने की लाख रुपए रिश्वत, पुलिस को महीने की लाख रुपए रिश्वत। जो लेट नाइट ज़्यादा पैसे दे के दारू खरीदेगा वो गुंडागर्दी भी करेगा, वो दादागिरी भी करेगा। तो एक तो वो हमारा माहौल खराब हो रहा है। वो राजस्थान का कल्चर नहीं है कि दारू पी के यहाँ बाइकों के ऊपर पटाखे बजाते फिरें, ये राजस्थान का कल्चर नहीं है। वो हमारे राजस्थान के कल्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा कि वो ठेकेदार जो राजस्थान गवर्नमेंट को रेवेन्यू देकर राजस्थान को चला रहे हैं, उनको रिश्वत देनी पड़ती है। तो एक हमें सिस्टम बनाना पड़े कि चाइना में 5 बजे मार्केट बंद, मतलब बंद, पता है कि जिसको सामान की जरूरत है अगले दिन 9 बजे खुलेगा। कोरोना में हम नहीं करते थे, 10 से 11 मार्केट खुलेगा तो हम भागते थे, अगर 11:15 हो गए तो दूध नहीं मिलेगा। तो वो सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ा हुआ सारा मामला, इसलिए वो सिस्टम नहीं बन पाता है। और एक सवाल आया था कि पेपर लीक के मुद्दे पे आगे आप क्या कर रहे हैं? सर, पेपर लीक के मुद्दे पे हम इसी तरह से सरकार को जगाते रहेंगे, जैसे कल प्रोटेस्ट किया, ये हम हर जिला लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे। जहां भी परीक्षा हो रही होगी उससे पहले जागरूक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं राजस्थान सरकार से ये वादा करता हूँ, जहां भी आपका एग्जाम सेंटर है, आपके कर्मचारी नहीं है, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाइए। हम ईमानदारी से फ्री में ड्यूटी करेंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। और पेपर लीक, नकल, अगर इस तरह का 1% भी कोई अगर गलती हो जाए, हम सारे के सारे सिलेंडर कर देंगे। इससे ज़्यादा हम आपको क्या आश्वासन दें? एक सवाल है ख्याली जी। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, गंगा नगर से आते हैं, वहाँ पे नहर की समस्या बहुत बड़ी है जी। डॉक्टर प्रदीप बेनीवाल जी पूछ रहे हैं कि उस समस्याओं को आप किस तरीके से देखते हैं, उसके सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? ओके सर, ये वाकई में बहुत अच्छा सवाल है प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गंगानगर में राजा गंगा सिंह जी बहुत एडवांस राजा थे, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। हमारे बीकानेर रियासत के राजा थे। पहली जीप वो लेके आए, पहली लिफ्ट वो लेके आए, पहला एरोप्लेन वो लेके आए, आज भी बीकानेर गढ़ में लगा हुआ है। 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग नहर राजस्थान में लेके आए, जिससे राजस्थान की काया पलट हो गई। श्री गंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है। हिंदुस्तान में अगर एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कोई रेवेन्यू देता है तो वो श्री गंगानगर देता है। हमारे नहरों की समस्या के पीछे कारण क्या है कि राजस्थान और पंजाब सरकार ने बैठ के कभी इस समस्या पे हल करने की कोशिश ही नहीं की। अब देखिए, अब गहलोत सरकार है, वहाँ कैप्टन सरकार थी। भाई आम आदमी पार्टी तो अभी आई है 2 महीने पहले, वहाँ कैप्टन सरकार थी, इन्होंने कभी बात नहीं की। उससे पहले अकाली सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, दोनों एक ही चीज़ हैं, कभी उन्होंने बात नहीं की। उससे पहले कैप्टन सरकार थी, गहलोत सरकार थे, उससे पहले अकाली सरकार थी, वसुंधरा सरकार थी। अगर ये सरकारें दोनों बैठ के बात करते तो शायद ये नहरों की पानी की समस्या नहीं आ पाती, लेकिन उन सरकारों ने कभी ज़रूरत नहीं समझी। एक नहर को सफाई का, जब करोड़ों रुपए के लग के नहर बनी है तो उसकी सफाई का भी सरकार को खर्चा है, उसकी मेंटेनेंस का भी खर्चा है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होता। वो गोज पोच 2 दिन जेसीबी इधर उधर चलाते हैं और वो पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। इस वजह से पानी प्रॉपर नहीं पहुँच पाता। वहाँ सबसे बड़ी समस्या है काले पानी की समस्या, गंदे पानी की समस्या, केमिकल वाले पानी की समस्या। आज जो पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष है सिंह साहब, तो उन्होंने भी उस मुद्दे के ऊपर 3 साल वहाँ पे पंजाब में धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था। हमारे जो विधायक हैं अभोर के, उसके बाद में फाजिलका के जो विधायक हैं, उसके बाद में मोगा मुक्तसर के जो विधायक हैं, उन्होंने भी उस प्रोटेस्ट में भाग लिया था। वो पंजाब सरकार को
एक चाहिए था कि वहाँ पताल तोड़ बोर करके उस पानी को एडजस्ट किया जाए, वहाँ पे एक डैम बना के उस पानी को इकट्ठा करके उसको फिल्टर करके दोबारा से पेड़ पौधों के काम लिया जाए, जो करना चाहिए था। लेकिन अब जब पंजाब के पानी की समस्या राजस्थान में आई, हमने लिखित रूप में दिल्ली में दिया, दिल्ली ने उसको फॉरवर्ड किया पंजाब सरकार को, और पंजाब सरकार ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। मैं जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ आने वाले, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और बड़े 70 साल पुरानी समस्या है, क्योंकि हिमाचल तक की फैक्ट्रियों का पानी पंजाब से होते हुए हम गंदा पानी राजस्थान में पहुंचता है, बीमारियां वो पहुंचती हैं, तो उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। और मैं खुद भगवंत मान जी से इसी विषय को लेके उसके सारे में पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में लगा हुआ हूँ। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है हमारे प्रभारी विनय मिश्रा जी को लेके, और हम खुद भगवंत मान साहब से मिलेंगे कि प्राथमिकता के तौर पे गंदे पानी की समस्या को हल किया जाए। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या जिससे राजस्थान के 13 जिले प्रभावित हैं, और दोनों इस भाजपा की पहले अकालियों की सरकार थी, उन्होंने भी यही धोखा दिया, कांग्रेस ने भी यही किया, या तो गहलोत सरकार कर देगी समाधान, और आम आदमी पार्टी तो आई रही है 2023 में समाधान करने के लिए। एक और जो मुद्दा है खैर जी, वो है कि बिजली कटौती। हाँ जी, राजस्थान में आज हर जगह इतनी भीषण, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बिजली कटौती इतनी ज़्यादा है। सरकार सबसे ज़्यादा बिजली कहीं बनती है तो राजस्थान में बनती है, सोलर का इतना ज़्यादा स्कोप है सोलर बिजली का, उसके बावजूद भी राजस्थान की जनता बिजली कटौती से परेशान है। बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि 12 से 13 रुपये यूनिट पड़ता है शेष लगाने के बाद में, इतनी महंगी बिजली है। दूसरी ओर दिल्ली का एग्जाम्पल है हमारी सरकार का, वहाँ पे तो ये इतना फर्क क्यों है? दिल्ली में तो 24 घंटे मतलब बिजली भी मिल रही है और सस्ते रेट पे मिल रही है, और वहाँ भी बिजली बनती भी नहीं है। यहाँ बिजली बनती है फिर भी बिजली महंगी और ऊपर से कटौती इतनी ज़्यादा है। तो कहते जी क्या समस्या, क्या है समाधान, क्या है सर? समस्या भी बताऊँगा मैं, समाधान भी बताऊँगा। हमारे साथ जितने भी सज्जन जुड़ रहे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी पिंटू सांखला जी है कि 2012 शिक्षक भर्ती में अधिक अंक वाले बाहर बैठे हैं और कम अंक वाले भर्ती हो गए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। गिरिराज सिंह जी हमारे साथ है। पृथ्वी जी सारस्वत है। सर, आपको एक कॉमेडियन के तौर पे जितना जनता प्यार देती है, क्या उतना आप पॉलिटिशियन के तौर पे आप प्यार पा पाएंगे? और खुशहाल रंगा जी लिखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के पंजाब के हिस्से में 2 इंच के मोगे अवैध निकाल रखे हैं, जिससे राजस्थान के हिस्से का पानी चोरी होता है। वेरी गुड। पहले हम बिजली की बात करते हैं। आप सब जितने भाई लोग जुड़ रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिस जिले से आता हूँ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, वहाँ पे हमारे सूरतगढ़ थर्मल सबसे बड़ी इकाई है। हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 स्टेट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है हिमाचल का और गुजरात का जहाँ पे बिजली सप्लाई करते हैं। क्या है कि बिजली सप्लाई के लिए जितने भी वहाँ पे संसाधन लगे हुए हैं वो चलाने के लिए कोयला चाहिए। वो कोयला बाहर से मंगवाया जाता है, झारखंड से, बिहार से, उत्तराखंड से, जहाँ से कोयला आता है। अब उस कोयले की पेमेंट टाइम पे नहीं दी जाती। कोयले की पेमेंट टाइम पे नहीं दी जाने से वो कंपनियां हैं वो कोयला रोक देती है। उसके बाद वो कोयला ट्रेन से आता है, ट्रेन का ट्रांसपोर्ट नहीं पे किया जाता, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट कोयला लाने से मना कर देता है। जब पता है कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का कोयला बचा है, उसके बाद वो कार्रवाई शुरू करते हैं, भागादौड़ी शुरू करते हैं। तब तक वो कोयला बुक कराते हैं, पहुँचते हैं, पहले पिछली पेमेंट देते हैं, तो वो कोयला 7 दिन लेट हो जाता है। तो तब तक कभी 1 इकाई चलाते हैं, कभी 2 इकाई चलाते हैं, मतलब टोटल 5 इकाई है तो 3 इकाई बंद हो जाती है। तो अब 2 इकाई की बिजली जो कंपनियां रिश्वत देती है उनको पहले सप्लाई देते हैं। आम आदमी रिश्वत तो देता नहीं, आम आदमी तो सीधा बिल भरता है अपना, वो भी 4 गुना ज़्यादा, उनको बाद में दी जाती है। तो ये एक सिस्टम थर्मल पावर प्लांट में कोयले की जो पेमेंट सरकार नहीं कर पाती है, ट्रांसपोर्ट की पेमेंट सरकार नहीं कर पाती है, इसलिए अगला कोयला लेट पहुंचता है और वो इकाइयाँ वहाँ रुक जाती है, वो बिजली क्रिएट नहीं कर पाती उतनी। दूसरा कि जो सब्सिडी दी जा रही है किसानों को कि आप वो खेतों में अपना प्लांट लगाइए, आप घर की छत के ऊपर अपना प्लांट लगाइए जिससे आपकी बिजली क्रिएट हो सके, वो सब्सिडी में भी जिसने रिश्वत दे दी, पैसा दे दिया, उसके तो खेत में बोर्ड लग जाते हैं, जो नहीं दे पाता है वो नहीं लगा पाता। अच्छा, अगर मान लो कोई किसान या कोई इंसान महंगे भाव की सोलर प्लांट खरीद के और वो लगा भी ले, उसके घर में अगर मान लो हर डेली 10 यूनिट की जरूरत है और वो 20 यूनिट बिजली क्रिएट करता है, तो वो 10 यूनिट सरकार को मिलनी चाहिए
ताकि उस किसान को जो 10 यूनिट जलाई है उसके बदले में उसने 10 अपनी 20 यूनिट जो क्रिएट करी, 10 यूनिट सरकार को वापस दे दी, उसका बिल माफ होना चाहिए। लेकिन पिछले 3 साल से सरकार ने वो बिजली लेनी बंद कर रखी है। जब एक किसान का या कोई भी आम आदमी, आज मान लो जयपुर में किसी ने घर बना रखा है, उसने अपने छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा दिया, पहले तो सरकार को उसको सब्सिडी देके सोलर प्लांट लगाना चाहिए। जैसे चंडीगढ़ में कंपलसरी है, हर सरकारी बिल्डिंग, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो स्कूल हो, उनके ऊपर सोलर प्लांट कंपलसरी है। उस स्कूल कॉलेज को बिजली फ्री मिलेगी, उसके अलावा वो बिजली सरकार को बेचेगा तो उसको सरकार को भी सस्ती पड़ेगी। थर्मल की बिजली अगर 12 रुपये यूनिट पड़ती है तो वो बिजली 3 रुपये यूनिट सरकार खरीदे तो भी खुशी है। भी मैं घर बैठे अगर मैंने 100 यूनिट बिजली क्रिएट करी और मुझे 300 रुपये डेली मिल रहे हैं, महीने के 10,000, मेरा बिल आया 5,000, वो कट गया 5,000 मुझे मिल गए, तो मेरा एक बिजनेस और शुरू हो गया। ऐसा करना चाहिए सरकार को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। वो जो सब्सिडी दे रही है वो भी तो घोच पोच में जा रही है, भ्रष्टाचार की बैंड चल रही है। उसके बाद जो बिजली क्रिएट करते हैं खुद पैसा लगा के, वो बिजली खरीदने की सरकार तैयार नहीं है। क्यों? सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा इसलिए नहीं है कि 10-20 लोगों ने एक गुट बना रखा है, बस उसी की सरकार चल रही है। वो ना तो किसी एमएलए की सुनते, ना किसी एमएलए की सुनते। मैंने बहुत सारे एमएलए को थाने के अंदर जाके सिपाही को राम राम करते देखा, ऐसे राम राम जी बैठे हैं क्या थाने? अरे यार, आप विधायक हो यहाँ के, आपको जनता ने चुना है और आपके अंडर में आते हैं ये सारे डॉक्टर हैं, तो सिर्फ थानेदार है, तो आप उनको जाके ऑफिशियली क्यों नहीं सबको हैंडल करते संभालते? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम है हमारे राजस्थान में। सब संसाधन होने के बाद भी मैनेजमेंट जीरो है। जिस दिन वो मैनेजमेंट सुधरेगा, और आपको पता है कि ये मैनेजमेंट सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी को परमात्मा ने प्रकट किया है, उस दिन वो सारी समस्याएं हल हो जाएगी। एक सवाल है जी, एज ए ग्राउंड लीडर, सोशल मीडिया की कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया का जो यूज है वो आप कैसे देखते हैं पॉलिटिक्स में? ओके, ये सवाल एक सवाल और था कि ख्याली जी क्या आप कॉमेडियन के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी कर पाते हैं? सर, मैं किस्मत का बहुत धनी हूँ। इसके पीछे कारण कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत मेहनती हूँ, और मुझे कोई नखरे नाज मैं किसी को दिखावे के लिए कभी नहीं पहनता, क्योंकि मैं वो पहनता हूँ जो मुझे, ये एकदम सूती टी शर्ट है मेरी 150-200 रुपये में ली हुई है, गर्मी के मौसम में मुझे ये अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने ये कंफर्ट हूँ मैं इसमें, सॉफ्ट है, मैंने ये पहन रखा है। मैं किसी को दिखावे के लिए कुछ काम नहीं करता जीवन में। मुझे बहुत सारे लोग, मैं घर पे मेरी लोकल सी गाड़ी रखी हुई है, मैं वो लेके खुद ही लेके निकल जाता हूँ, अरे ख्याली जी आप टीवी आर्टिस्ट हो, ये मारुति में घूम रहे हो, मगर मेरे को अच्छा लग रहा है यार, ये मेरी जीवन संगनी है, इसने मुझे मेरे करियर में स्टार्ट दिया है, मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ। तो आप जब ईमानदारी से, मेहनत से कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा सक्सेस होता है। मैं कपड़ा मिल का मजदूर रहा 6 साल, मुझे 3 बार जेसीटी मिल ने सम्मानित किया बेस्ट प्रोडक्शन। वहाँ मैं कोई लाफ्टर चैंपियन थोड़ी था। मैंने थिएटर किया, मुझे जयपुर ज्वार कला केंद्र ने यहाँ सम्मानित किया, मुझे विश्व हास्य सम्मेलन में पूना में सम्मानित किया, मुझे दिल्ली NSD ने सम्मानित किया। तो मैं थिएटर में भी सक्सेस रहा। उसके बाद मैं कॉमेडी लाइन, इवेंट लाइन में आया तो मुझे भारत सरकार ने इवेंट के लिए सम्मानित किया, मुझे चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने इवेंट के लिए सम्मानित किया। हिंदुस्तान में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसका मैंने शो ना कराया हो, चाहे सोनू निगम, शान, सुनिधि चौहान, मैंने सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को भी स्टेज पे उतारा। एक तमन्ना रह गई कि मैं लता मंगेशकर जी को इनवाइट करना चाहता था कि मैं किसी शो में उनको स्टेज पे इनवाइट करूं, वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैं उसमें सक्सेस रहा इवेंट लाइन में। जब मैं टीवी में आया, फिल्मों में आया, एक गांव गली से निकला हुआ कपड़ा मिल में मजदूरी करते करते मैंने थिएटर सीखा, तो मैं लाफ्टर चैलेंज 2 का विनर रहा, जो टॉप 5 शो है हिंदुस्तान के, महाभारत, रामायण, KBC, इंडियन आइडल और लाफ्टर शो। इंडिया के अब तक के जो टॉप 5 शो है उसके एक शो का मैं हिस्सा ही नहीं रहा, उसका मैं विनर भी बना। उसके बाद मेरी फिल्मों में एंट्री हुई तो बॉम्बे टू गोवा, सिंगिज किंग से लेके अभी मेरी रोला फिल्म आ रही है अक्षय, विकी कौशल और एमी विर्क के साथ, वहाँ पे भी मैं सक्सेस रहा। तो सर मैं राजनीति में क्यों नहीं सक्सेस रह सकता? क्योंकि मैं कोई कुर्सी के लालच में तो आया नहीं हूँ, मुझे कोई मंत्री पद का कोई लालच नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। मेरे आने के बाद पहला आंदोलन हमने श्री गंगानगर में गंग नहर के किसानों को लेके किया। 5000 किसान आए, लगभग पूरे गंगानगर जिले का किसानों को पानी, नहर बंदी हो रही थी। कलेक्टर महोदय से मिले, रुक्मणी देवी जी रियाड़ शाह को हमने बताया कि आप खुद किसान की बेटी हैं, अब अगर बिजाई के टाइम किसानों को पानी नहीं मिलेगा तो कैसे किसान का काम चलेगा। उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया, नहर बंदी कैंसिल की। मेरे को किसान उठा के ले गए कंधे पे, मेरे ले जाके माला डाली, बोले जी हम 5 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, आप हमारे लिए बहुत लक्की हो, आपके आने से समस्या हल होगी। दूसरा
दूसरा पल्लू में आंदोलन हुआ, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चोरू और बीकानेर 4 जिलों के लिए एटा सिंगरासर नहर और सुई माइनर नहर निकलनी है। जब इंदिरा गांधी नहर की रीलाइनिंग हो गई, उसका इतना सरप्लस पानी हो गया कि हम 2 नहरों के साथ साथ गड़साना आंदोलन, रावड़ा आंदोलन जो किसानों का हर साल होता है, उनको भी पानी दिया जा सकता है। उसके अलावा प्लस सरप्लस पानी जोधपुर में भी पीने के लिए दिया जा सकता है। इतना हमारे पास एक्स्ट्रा पानी है कि हम 1,81,000 एकड़ भूमि को सिंचित बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जल शक्ति मंत्री भाजपा के हैं जोधपुर से, शेखावत जी, और यहाँ सरकार कांग्रेस की है। उनकी आपसी राड़ इतनी चलती है, वो उनको दबाने की कोशिश में, उनको दबाने की कोशिश में, तो वो किसानों के उस पर ध्यान नहीं दे रहे। किसान जब दंगा करते हैं, कितनी बार गड़साने में गोलियां चली, कितने किसान मारे गए, कितनी बार रावड़ा में गोलियां चली, कितने किसान मारे गए। अरे आप गोलियां चलाने के बजाय उनको पानी क्यों नहीं दे रहे हो? तो इस तरह के मुद्दे जब हम लेके आएंगे, तो मैं राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, मैं राजनीति सुधारने के लिए राजनीति में आया हूं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मुझे जैसे लाफ्टर शो बनाने के लिए प्यार दिया, वैसे ही मुझे वो राजनीति में प्यार देंगे, क्योंकि मैं उनके लिए काम आया हूं, तो उनके आशीर्वाद से मैं सक्सेस भी होऊंगा। बिल्कुल, आपकी जो ये मेहनत और जो जुनून जो है, ये नज़र भी आ रहा है। पिछले 1.5 महीने से जब से ख्याली जी जुड़े हैं, लगातार ये मतलब कार्यालय कम और ज़मीन पे आंदोलनों में ही नजर आए हैं। लगातार कार्यालय में तो आज हम पहली बार बैठे हैं, इन्होंने सक्सेसफुल आंदोलन करके दिखाए और लगातार वॉलंटियर्स के बीच रहते हैं, सीधा संवाद करते हैं। इसीलिए इतना जो प्यार आज मिल रहा है, वो इनकी मेहनत और इनके जज्बे का नतीजा है। जी ख्याली जी, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साथी जुड़े हुए हमारे प्रकाश बोरा जी है, और दर्शन सिंह जी हैं। प्रकाश बोड़ा जी, आप बड़े महान व्यक्ति हो, आप तो शायद परमात्मा का अवतार लेके इस दुनिया में पैदा हुए हो, इसलिए आपको पहले से अंतर्यामी हो, आपको पता लग जाता है कि कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। और आपने जैसा मैसेज भेजा है उसके लिए आपको भगवान हमेशा खुश रखे, आपको परिवार के साथ हमेशा खुश रखें, और आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए। हिंदुस्तान का ये कानून है, आपको कोई नहीं रोकता। जो हम कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो हम कर रहे हैं। हम अगर आपके किसी काम में टांग नहीं अड़ाते, तो आपको भी कोई भगवान ने पावर नहीं दिया कि आप किसी के काम में टांग अड़ाएं, लेकिन फिर भी हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ें, और जो आपने लिखा है आपके लिए सेम टू यू। और रोहितास कुमार जी, पुर्निश शरीन जी है हमारे साथ, कि आज राजस्थान पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है तथा नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, इसके बारे में आम आदमी पार्टी क्या रोड मैप तैयार कर रही है? सर बिल्कुल सही कहा आपने, 5 लाख करोड़ का कर्जा है, और सिर्फ राजस्थान पे नहीं है, भारत सरकार के पे भी कितना कर्जा है। अभी 5 दिन पहले डीजल भाव कम कर दिया जी, पेट्रोल भाव कम कर दिया जी, सिलेंडर भाव कम कर दिया जी, तालियां थालियां बजवा दी सारी। जब भाव बढ़ता है तो कभी कंपनियों ने बढ़ा दिए, और जब भाव घटता है तो मोदी जी की फोटो ले आते हैं जी इन्होंने घटा दिया। अरे तगड़ा काम है यार आपका। और सीतारमण जी ने अगले दिन बयान दिया कि ये जो हम 2-5 रुपए कम कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार 1 लाख करोड़ का लोन लेगी। तो कम कहाँ किया भाई, हमें भरना पड़ेगा, समेत ब्याज भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा। तो राजस्थान का कर्ज उतारा जा सकता है। कि जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि दिल्ली रोडवेज को संभाला गया, तो वो सैकड़ों करोड़ के फायदे में आई, तो वो महिलाओं की टिकट फ्री कर दी, क्योंकि आज हिंदुस्तान में सरप्लस स्टेट एक ही चल रहा है, दिल्ली सरकार, जो घाटे में नहीं चल रही है। और बहुत जल्दी पंजाब सरकार फायदे में आने वाली है, सारा कर्जा उतार के। तो हमारे टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है कि हजारों लाखों करोड़ रुपए की कमाई करके कर्ज को उतारा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ जितना मार्बल निकलता है, आप यकीन करेंगे 750 रुपये 800 रुपये फुट स्क्वायर का मार्बल निकलता है यहाँ, लेकिन वो खाने 10-20 लाख रुपए के अंदर वो फ्री के भाव दे दी जाती है। तो उस जब जो योजनाएं जो बताई जाती है, देखिए मैं आपको बताऊं कर्ज कैसे हुआ। वसुंधरा सरकार आई, सब बच्चियों को साइकिल बांट दो जी, बहुत अच्छी बात है। पहले उस बच्चे की रिक्वायरमेंट तो लो, जिसका स्कूल के सामने घर है उसको भी साइकिल बांट दो। ख्याली जी की बेटी 8वीं में पढ़ रही है, भाई मेरा बढ़िया काम चल रहा है, मेरे बेटी को साइकिल, सरकारी साइकिल की क्या जरूरत है, उसको भी साइकिल दे दो। असल में जो बच्ची 2-3 किलोमीटर से स्कूल आ रही है, उसके घर में प्रॉब्लम है, मजबूरी है, उसी को साइकिल मिलनी चाहिए। ऐसे ओरिजिनल आपको सिर्फ 25% बच्चे मिलेंगे, 75% बच्चों को साइकिल, बीजेपी का रंग किया हुआ साइकिल उनके घर में खड़ा रहे तो लोगों को लगे जी हमें इसको वोट देना है। अरे आप वोट देने के लिए जनता के पैसे का आप घर घर में फेंक रहे हो साइकिल के बहाने से। जिस
जो खाना गरीब को दिया जाता है 5 रुपए के नाम से, जब कांग्रेस सरकार आती है पोचा मार के इंदिरा गांधी रसोई नाम रख देती है, जब बीजेपी सरकार आती है पोचा मार के अटल रसोई नाम रख देती है। यही पंचायत घर में होता है, पंचायत घर का पोचा मार के राजीव सेवा केंद्र रख देते हैं, जब बीजेपी सरकार आती है उसको पोचा मार के अटल सेवा केंद्र। अरे उससे क्या फर्क पड़ गया? उसके अंदर बैठने वाला कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर बैठने वाला बाबू पटवारी या ग्राम सेवक काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सबसे पहले बोर्ड बदल के उससे कोई काम थोड़ी हो रहा है। हमारा कर्ज बढ़ने के पीछे कारण ये है, अभी नई आपको घर बैठे महिलाओं को मोबाइल दिया जाएगा। अब एक मोबाइल 2,500-4,000 रुपए का तो है। 15 लाख महिलाएं हैं, 15 लाख को 3,000 से गुणा करिए, कितने हजार करोड़ रुपए बन रहे हैं। वो इतने 1,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया जाएगा, वो हमें भरने हैं, समेत ब्याज समेत टैक्स हमें वो भरना है। आप ये खुश हो रहे हो कि गहलोत सरकार में मोबाइल बांट रही है, बड़ा अच्छा हो रहा है। नहीं, वो सरकार के पास पैसे नहीं है, वो कर्जा लेके मोबाइल बांटेगी, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में होगा। साल बाद आपको वोट करने जाओगे तो आपको याद आए, अरे हमें सरकार ने मोबाइल बांटे थे। सिर्फ वोट लेने के लिए कितने 1,000 करोड़ के कर्ज में राजस्थान को फिर धकेला जा रहा है, और वो कर्जा हमें भरना पड़ेगा। तो इस तरह की जो भ्रष्टाचारी स्कीमें हैं, जिसको जरूरत है उसको दो, जिस स्टूडेंट को पढ़ाई की जरूरत है उसको पढ़ाई दो, जिस स्टूडेंट को भोजन की जरूरत है उसको भोजन दो, जिस महिला को फोन की जरूरत है उसको फोन दो, जिस बच्ची को साइकिल की जरूरत है उसको साइकिल दो। लेकिन आपने तो शानदार सब कोई मान लो करोड़पति है, उसकी बच्ची 8वीं में पढ़ती है, उसको भी साइकिल दे दो। जो गरीब मजदूर है उसको भी साइकिल दे दो, उसको दो। जिसको जरूरत नहीं है उसको मत दो। लेकिन ये वोट लेने के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपए की साइकिल, हजारों लाखों करोड़ रुपए के मोबाइल बांट के हमें कर्ज के तले और दबाया जा रहा है। अगर आप लोगों ने मौका दिया तो उन सब पे संशोधन होगा, किस चीज को जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है वो दी जाए। इस तरह से धीरे धीरे राजस्थान का कर्ज उतरेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, तो और कर्ज होने के बजाय राजस्थान सरकार एक दिन सरप्लस में भी आ जाएगी। खैली जी, इस वाली चीज पे एक और आपने जो बात की, बहुत शानदार बात थी ये वाली जी, कि भाई एक और तो सरकार मूलभूत सुविधाओं के लिए इनके पास पैसा नहीं है, इन लोगों के पास स्कूलों में टीचर नहीं है, बच्चे कल आपने समर्थन किया CHA वाले छात्रों को, बजट के नाम पे इन्होंने जिन लोगों ने कोरोना में सेवा की उनको निकाल दिया। दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर ना होने के कारण से लोगों की जान जा रही है, कई जनरेटर ना होने की वजह से कोटा में पिछले दिनों हमने देखा कि एक मरीज की जान चली गई। ICU में मरीज को इतनी चूहे ने कुतर दिया। तो सोचे कितनी मतलब ये चीजें चल रही हैं। दूसरी ओर सरकार फ्री चीजें बांट रही है, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा असर नजर आ रहा है। लीजिए फ्री वाला जो इस चीज से इनका कि इन्होंने केजरीवाल जी को कॉपी करने की कोशिश की, नकली केजरीवाल बनने की कोशिश की, उसके चक्कर में इन्होंने बंटा डाल कर दिया राजस्थान। तो राजस्थान के अस्पताल आज स्वास्थ्य जो है रिसोर्सेज की कमी के कारण से उनका खस्ता हाल है, डॉक्टर्स नहीं है। दूसरी ओर दिल्ली में फ्री इलाज है, शानदार अस्पताल बन रहे हैं, 15,000 बेड केजरीवाल सरकार ने बढ़ा दिए। तो ये स्वास्थ्य में क्रांति कैसे आए राजस्थान में? क्या चीजें जो स्वास्थ्य क्षेत्र में करने की जरूरत है जिससे जनता को राहत मिले? बहुत परेशान है सर, इसको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा सवाल है स्वास्थ्य को लेके। जब राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान योजना शुरू की, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने स्पेशली गहलोत साहब को धन्यवाद भी दिया कि सर बिल्कुल ऐसी योजना की सख्त जरूरत थी राजस्थान में, और इस तरह का लागू होना चाहिए निरोगी राजस्थान योजना। मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने उसका प्रचार किया, मैंने पैसा भी नहीं लिया सरकार से, लाइव मैंने शोज किए हमारे श्री गंगानगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हनुमानगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। निरोगी राजस्थान को लेके मैंने लोगों को जागरूक किया। लोग हॉस्पिटल में पहुंचे तो मुझे भी गालियां देने लगे, यार क्या तू प्रचार कर रहा था, हम यहाँ आए हैं, यहाँ पे मतलब इमरजेंसी वार्ड में चूहे एक मरीज के कान कुतर के चले गए, इससे बुरा क्या होगा? हॉस्पिटल में जहाँ 20 डॉक्टरों की ज़रूरत है वहाँ पे 10 है। आज भी अखबार में आया था कि 2 बजे तक हॉस्पिटल का टाइम है, 12 बजे के बाद एक्सरे मशीन बंद हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि जी आप कल आना, अब तो हमारा टाइम पूरा हो गया। अरे यार, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ है। अगर आपका 2 बजे तक टाइम है, कोई मरीज की इमरजेंसी भी है, तो आपको 2:15 तक खोलना चाहिए, 2:30 तक खोलना चाहिए। सरकार आपको तनख्वाह देती है कि आप सुबह 8 बजे आते हो तो 2 बजे का मतलब 12:30 घर भाग जाओ, ऐसा नहीं है। आप 2 बजे के बाद अगर 2:30 बजे तक रहें। देखिए, स्वास्थ्य सिर्फ नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य भगवान का दिया हुआ एक वरदान भी है आपको कि आपको स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिली, लेकिन आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, आपको कोई चेक नहीं करता। ना स्वास्थ्य मंत्री करता है, ना कोई CMHO करता है, ना PMHO करता है। जब चेकिंग नहीं होगी, मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो डॉक्टर अपने हिसाब से जाएंगे, कंपाउंडर अपने हिसाब से जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों
फलानी जगह से एक्सरे करा लो, फलानी जगह से रिपोर्ट करा लो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब है बात स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। स्वास्थ्य सुधारने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक खेती के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आज पेस्टिसाइड की वजह से पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट आ रहे हैं। हमारे श्री गंगानगर पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे ये पूरे राजस्थान में फैलता जा रहा है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी आ रही है। अगर ऑर्गेनिक खेती होगी कि बिना जहर के, बिना रे स्प्रे खाद के वो खाना हमारे बच्चों को दिया जाएगा, तभी हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहेगा, नंबर एक। दूसरी बात, राजस्थान के हर स्कूल में लगभग पीटीआई हैं, लेकिन आप राजस्थान का खेल रेशो देखो, स्टेट तो दूर की बात, नेशनल तो दूर की बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई मेडल नहीं आता। हमारे बच्चों को जब तक स्पोर्ट्स की रुचि नहीं डाली जाएगी, जब तक उनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस के प्रति उनका रुझान नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो बच्चों का स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं होगा। मोबाइल, तीसरा कि मोबाइल से रोजगार पैदा हो सकता है, लेकिन हमने मोबाइल को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और कॉल का ऐसे छोटा सा साधन बना के छोड़ दिया, जिस वजह से जो है वो प्रॉपर स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। आज मोबाइल की रेज जो आंखों को खराब करती है, बच्चों की लिमिट होनी चाहिए कि ये 2 घंटे या 3 घंटे, उसको वो भी अपनी क्लास है, कोई आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, उसको एक किताब की तरह पढ़िए, ना कि वो एक कोई एंटरटेनमेंट फैक्ट्री है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक खेती। उसके बाद गेम्स के अंदर रुचि पैदा की जाए बच्चों की, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ नौकरी में भी एक भविष्य बनेगा, रोजगार भी पैदा होगा। उसके बाद मोबाइल और टेक्निकल चीज़ों से हम कितना दूरी बना सकते हैं वो भी ज़रूरी है। इस तरह से फिर भी अगर कोई बीमारी होती है तो हमें जो ट्रीटमेंट है उसकी राय, सलाह, ये नहीं आया देखा हाथ पकड़ा और गजबज चल दिया, उस मरीज को समझाया भी जाए कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, उसका ये परहेज है। आज 90% बीमारी हम खुद ठीक करते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप सुबह उठिए, 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, आपको गैस, तेजाब, जलन, उल्टी, इस तरह की चीज़ें कभी नहीं होगी जीवन भर में। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मेरा पहले बहुत सर दर्द होता था सफ़र की वजह से, कई डॉक्टरों को दिखाया, मैं दवाई लेता रहा, लेकिन नहीं, फिर एक सज्जन ने एकदम मेरी आंखें खोली कि उठते ही गर्म पानी। मेरे पहले दिन ही ऐसे पेट एकदम हल्का और बिल्कुल आंत हमारी साफ हो जाती है। नींबू, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक होता है, दिन में अगर 2 बार पी लिए जाए तो कोई बीमारी नहीं होगी, वो आपके अंदर इतनी रोग रोकने की क्षमता पैदा कर देता है। प्याज, ये ऐसी चीज़ें हैं। हल्दी, कितना ही बड़ा दर्द हो, कितना ही बड़ा कोई भी आपके शरीर के अंदर कोई चाहे दाग खाज खुजली भी हो गया तो उसके अंदर भी वो काम है। ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट के बारे में हमें बताया ही नहीं जाता, हमें समझाया ही नहीं जाता स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। बस पोस्टर पैम्पलेट लगा दिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, करोड़ों का बजट था, लाखों रुपए में काम चला दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे खान पान से लेके, खेलने से लेके, और किस चीज़ को कहाँ दवाई की क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ें सुधारने के बाद ही स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विभाग सुधरेगा। नहीं, बिल्कुल। आज आपने बहुत सारे सवाल लिए। जी नितेश भाई, कोई और सवाल हमारा? एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे जी, और उसके बाद आप देश के बहुत ख्यातिनाम व्यक्तियों में शामिल हुए। हाँ। तो युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? वो क्या ऐसा करें कि वो लोग भी इस पूरी बेरोजगारी से निकल के और आपको फॉलो करें? ऐसा क्या उनके लिए सुझाव है आपका? सर, मैंने मेरे घर में मेरे माँ बाप से सीखा डिसिप्लिन, कि हम अपने आप को सबसे पहले डिसिप्लिन में लेके आएंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे। हमारा उठने का टाइम, हमारा सोने का टाइम, हमारे घर में आया है तो उसके सामने हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी हम चाय पानी पिला के कैसे सेवा कर रहे हैं। डिसिप्लिन से हम अपने माँ बाप के ऊपर ये जादू असर डाल सकते हैं कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, टाइम से उठता है, टाइम से काम करता है, और जितना हो सके अपना काम खुद करिए। मैं खुद उठ के सुबह गर्म पानी करता हूँ 1 गिलास, घूम फिर के आके 1 कप चाय मैं खुद बना के पीता हूँ। मेरी माँ को भी बना के देता हूँ कभी कभी जब कोई काम होता है। तो कपड़े मेरी बीवी मुझे धोने नहीं देती, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार मैं प्रेस लेके माथा पच्ची करने लग जाता हूँ। बच्चों को पढ़ाने का है तो जितना आप खुद काम करेंगे उसमें जो जितना मजा आएगा वो टालने में और आलस करने में उतना नहीं आता है। कामयाबी की पहली सीढ़ी कि आप अपना काम खुद करिए, खुद डिसिप्लिन में रहिए। फिर हम दूसरा काम कि हमारा मकसद क्या है, क्या हमें पढ़ के ऑफिसर बनना है, क्या हमें, अच्छा पढ़ाई वाले सिलसिले में एक मैं एकदम शॉर्ट सा बता दूं, कई लोगों को पढ़ने से बड़ा डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता था। पेरेंट्स पीटते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे टीचर पीटते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे को पता ही नहीं कि मैं क्यों पीट रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे क्या करना है। देखो बेटा ऐसा है, छोटे भाई जो मेरे हैं उनको बता रहा हूँ,
अगर 80-90% नंबर आते हैं तो आप IAS बनोगे, IPS बनोगे, इस देश को मैनेज करोगे। 70-80% नंबर आते हैं तो आप मैनेजर बन जाओगे बैंक में, आप टीचर बन जाओगे, है ना, मास्टर डॉक्टर बन जाओगे। 40-50 आते हैं तो आप ड्राइवर बन जाओगे, माली बन जाओगे, गार्ड बन जाओगे, चपरासी बन जाओगे, चौकीदार बन जाओगे। आपको क्या बनना है वैसा पढ़ लो। क्यों माँ बाप को परेशान कर रहे हो, क्यों बच्चों टीचर को परेशान कर रहे हो? आपको जैसा बनना है वैसा पढ़ लो। उसके बाद आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे गीता जी को पढ़िए, वो भी हमारी मोटिवेशन की किताब है, शिकागो की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है गीता जी, लेकिन हमारी देखो विडंबना कि हमारे हिंदुस्तान के स्कूलों में भागवत गीता नहीं पढ़ाई जाती। भगत सिंह जैसे जो हमारे हीरो हैं उनके पेज कर्नाटक के सिलेबस से हटा दिए गए। जब तक हम महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी जीवनी में मोटिवेशन नहीं हो सकता। तो आप होश के आप सिलेबस मत पढ़िए, पेपर मत दीजिए। अगर पढ़ाई में रुचि नहीं है या पढ़ाई छोड़ चुके हो, आप अपना काम कर रहे हो, तो साथ साथ आप जो भी आपको आगे आ जाए, चाहे विवेकानंद जी आगे आ जाए, चाहे लाला लाजपत राय जी आगे आ जाए, चाहे महात्मा गांधी की जीवनी आ जाए, चाहे आपको भगत सिंह जी की जीवनी आ जाए, वो आप पढ़िए। मैं राजा गंगा सिंह जी के बारे में क्यों बोल रहा था कि सबसे एडवांस राजा थे? मैंने उनकी जीवनी को पढ़ा है। मैं भैरव सिंह शेखावत जी की हमेशा राजनीतिक तारीफ करता हूं कि उनसे अच्छा जोड़ तोड़ वाला माहिर व्यक्ति, हर वर्ग को साथ लेके चलने वाला आज तक कोई राजस्थान में नहीं आया उनके बाद। मैं हमेशा तारीफ करता हूं तब देवीलाल जी की राजनीति की, कि किसान परिवार में जन्म के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। तो आप जब उनको स्टडी करेंगे तो आपका अपने आप ही गुणवत्ता आपके अंदर बढ़ती जाएगी। आप नौकरी के लिए, आप बिजनेस के लिए तैयारी करिए, मेहनत करिए, टाइम दीजिए, क्योंकि समय को भी समय देना पड़ता है। एक बार मैं हरियाणा में मोटिवेट कर रहा था, मोटिवेशन शो था मेरा, तो मैंने कहा जी चलो, गिरोगे उठो फिर चलो, फिर गिरोगे फिर उठो और तेज चलो, फिर गिरोगे फिर उठो दौड़ो। तो एक हरियाणवी खड़ा होकर बोला रहा, सुसरी के जाना कहाँ है? तो कई बारी हम जो बात कह रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करो कि मैं मेहनत ये नहीं कह रहा दीवार तोड़ दो। आपका जो काम है, मुझे कलाकार बनना था तो मैंने कपड़ा मिल में नौकरी करते करते थिएटर सीखा पार्ट टाइम में। उसके बाद में अंध विद्यालय में सेवा करने भी जाता था 2 घंटे, उसके बाद में गुरुद्वारे में सेवा करने भी जाता था 2 घंटे। जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं वो भी टाइम निकालता था। तो ऐसी मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो इवेंट की लाइन में मैं इवेंट करते करते मैं साथ में कॉमेडी भी करने लग गया, साथ में मैं एंकरिंग भी करने लग गया। टीवी में आते आते मैंने जितना टीवी फिल्म शो से कमाया, मेरे गांव में दान करके सैनिक स्कूल बनवा दिया। तो मैं साथ साथ एजुकेशन में भी आ गया। एजुकेशन के साथ साथ मैं मोटिवेट भी करता हूँ। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, IAS अकेडमी, IPS अकेडमी, मेरी स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें होती है। तो उसके साथ साथ जब मैं सारे कंट्रोल कर लिए तो मेरे को और सोशल करना था, तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया। तो वो रामायण में हनुमान जी एक करेक्टर हैं। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में बताया जाता था कि आपके अंदर ये शक्ति है, उन्हें याद करवाया जाता था। इसका मतलब ये है कि हर आदमी हनुमान है, हर आदमी के अंदर हनुमान जैसी शक्ति है, उसको याद करवानी पड़ती है कि भाई तू एक मजदूर है लेकिन तू लाफ्टर चैंपियन बन सकता है, तू एक मजदूर है, तू आम आदमी पार्टी में आके सेवा कर सकता है, तो IAS बन सकता है, IPS बन सकता है। तो आप अपने अंदर की शक्ति को जगाइए। जितने भी युवा साथी हैं, आप जरूर कामयाब होंगे। मेहनत की जरूरत है। अपने माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं होता जीवन में। उनकी बातों को, उनके विचारों को इग्नोर मत कीजिए, वो कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। हर जगह अलर्ट रहिए। आप IAS का इंटरव्यू देने जिस दिन जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि जी कौन सी ट्रेन से आए, क्या नंबर था ट्रेन का। वो इसलिए पूछते हैं कि क्या आपके अंदर अलर्टनेस है। अब फर्स्ट फ्लोर पे इंटरव्यू चल रहा है तो आपसे पहला सवाल पूछेंगे कि जी कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, तो आप क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब है कि आप हर जगह अलर्ट रहें। आपके आसपास क्या घटना हो रही है उसका भी आप ध्यान रखें। आपके भविष्य में आप क्या करने वाले हो उसके लिए भी आप मेहनत करें। आप सब लोग इतना जुड़ रहे हैं, इतना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साथ में। और जितने हमारे साथी आए हैं एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, आपका शुक्रिया अदा करूं। ये नवीन शर्मा जी हैं हमारे बीच। आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी के स्थायीकरण का मुद्दा भी उठाओ और इसके मानदेय की बढ़ोतरी, ये बहुत बढ़िया बात है। जो लगातार कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वाकई में, चाहे वो आंगनबाड़ी के हों या नरेगा जैसी योजना में भी क्यों ना हो, उनको भी परमानेंट करके और परमानेंट काम पे ड्यूटी पे लगाया जाए, जिससे काम और ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। जैसे वाटर वर्क्स में लगभग 2300 रुपये एक कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, यानी 100 रुपये भी रोज़ नहीं मिलता। तो वो 4 घंटे सुबह पानी पिलाता है, 4
4 घंटे शाम को पानी पिलाता है। इसीलिए वो वाटर वर्क्स कहीं लीकेज हो रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है। अरे 2300 रुपये में कैसे उस मजदूर का घर चलेगा? आप उसको परमानेंट करने की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ मैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में या आशा सहयोगिनी की नहीं, मैं नरेगा के लोगों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी बात कर रहा हूँ कि उनको भी परमानेंट होना चाहिए। मैं जो वाटर वर्क्स पे अस्थायी कर्मचारी है उनको भी परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी नौकरी सेफ हो जाए और सरकार को एक बहुत अच्छा तगड़ा काम मिले। फिर हमारे साथ जी गिरधारी लाल जी भी है, देवेंद्र सक्सेना जी भी है। भगवान आपकी इच्छा पूरी करेगा सर, मेरे थ्रू नहीं तो और लोग बहुत हैं उनके थ्रू पूरी करेगा। और मेरे साथ राहुल शर्मा जी हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और राहुल शर्मा जी का मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सोशल वर्कर हैं और मुझे आम आदमी पार्टी में जोड़ने वाले भी राहुल शर्मा जी हैं। सबसे पहले इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैं मंसूरी शूटिंग कर रहा था हिंदी फिल्म रोड़ा की, तो राहुल जी ने बताया कि आज बहुत चमत्कार हुआ है। मैं कहा भैया क्या हुआ? बोले विनय मिश्रा जी को प्रभारी बनाया है, वो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, और आप आओ दिल्ली, हम उनसे मिलते हैं और फिर जुड़ते हैं। तो मुझे यहाँ तक, मैं आज अगर बैठा हूँ यहाँ और पीछे बैनर लगा हो तो ये राहुल भाई का ही प्यार है। और देवेंद्र सक्सेना जी है हमारे साथ, शुभकरण जी है, ईश्वर सिंह जी चौरसिया है, और PK सैनी जी है, और गौरव कुमार जी हैं, सुखदेव सिंह जी हैं, सुमित भटेजा जी हैं। सुमित भटेजा जी सूरतगढ़ से हैं, और बहुत गिरधारी लाल जी हैं, बहुत आप जितने भी नवीन जी शर्मा हैं, देवेंद्र सक्सेना जी है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं देव जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जब भी महीने में 15 दिन में आपको लगे कि इस तरह से रूबरू होने की ज़रूरत है, मैं हमेशा तैयार मिलूंगा आपके साथ। बिल्कुल, आज हमने बहुत सारे सवाल लिए, बहुत सारे अधूरे भी रह गए आपके सवाल, लेकिन कोशिश करेंगे जब अगली बार आए और सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी जल्दी ख्याल लीजिए आपके साथ ट्विटर स्पेस पे भी जुड़ेंगे, आज रात को या कल, जब भी इनका हम समय एक बार आपको बता देंगे। तो बहुत चीज़ें जो अधूरी रह गई, बहुत सारे सवाल है जो अधूरे रह गए, उन सबका जवाब देंगे। 2 चीज़ें जो आई थी बीच में उनको मैं ऐड कर दूँ। एक तो स्पोर्ट्स वाली जो ख्याल लीजिए ने बात कही, दिल्ली सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली है देश में पहली बार, और वहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग डिग्री देंगे BSc की और PA की। तो वहाँ से आपको पढ़ाई भी होगी और आपको जो है खेलों में भी आगे निकलेंगे। दूसरी बात आई थी जो है मजदूरी की। आज देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना न्यूनतम मजदूरी, जैसे ख्याली जी ने एक बात बताई, 2300 रुपये मजदूरी मिलती है सिर्फ। 2300 रुपये बहुत कम है। आज दिल्ली में आप देखिए न्यूनतम मजदूरी कुशल मजदूर की 16,000 रुपये है। देश में सबसे ज़्यादा मजदूरी दे रहे हैं, और जो कुशल मजदूर है उसको हम 20,019 रुपये दे रहे हैं। तो ये चीज़ें दिल्ली से राजस्थान सरकार को भी सीखनी चाहिए, और हम लोग इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ख्याली जी जब से आए हैं तब से और 4 चांद इस कोशिश को लग गए हैं। जल्दी हम लोग फिर से आप सबसे मिलेंगे, फिर से रूबरू होंगे, फिर से आप सवाल जवाब करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।